बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 28 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 28 का नाम है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड मीडिया। इन द स्टार्टेड आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि मीडिया का सामना करते हैं, तो इन्हें ना कई एथिकल इश्यूज़ का ख्याल रखना पड़ता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को। और ये इश्यूज ज़्यादातर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के दौरान सामने आते हैं। अच्छा, नंबर वन पे किस टाइप के जो इश्यूज़ हैं जो सामना करना पड़ जाता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को। नंबर वन पे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ना एक माशरती ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को सही तरीके से प्रेजेंट करें। और इनका काम सिर्फ अपने क्लाइंट्स तक मदद पहुंचाना नहीं, बल्कि ना माशरे में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस भी बनाना होता है। और नंबर टू पे पॉइंट है कंपिटेंस, मतलब कि महारत। हर प्रोफेशनल्स को ना अपने काम में कंपिटेंट होना चाहिए। अगर आप मीडिया के ज़रिए अपनी सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं तो आपको अपनी एक्सपर्टाइज को सही तरीके से या ढंग वाले अंदाज से ना दिखाना ज़रूरी है। मीडिया का यूज़ करते वक्त अपनी स्किल्स सेट के बारे में सच्चाई से बताना ज़रूरी है। नंबर थ्री पे है कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये कि जब आप मीडिया का यूज़ करते हैं तो आप अपने ना पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप मीडिया में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोफेशनल्स एथिकल को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नंबर फोर पे है द पब्लिक इमेज ऑफ द हेल्पिंग प्रोफेशनल्स। इसमें बताया गया कि ओवरऑल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि इसमें बताया गया है कि मतलब कि इसका कुछ इस तरह से हो सकता है। इस हवाले से इसका मैन द पब्लिक इमेज ऑफ दी हेल्पिंग प्रोफेशनल्स के हवाले से कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपनी प्रोफेशनल्स को इज्जत देना होती है और अपनी इमेज को भी ना पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना पड़ता है। मीडिया का यूज़ करते वक्त आपको अपने प्रोफेशंस की इंटीग्रिटी को हमेशा ना इंश्योर करना चाहिए। मीडिया पोर्ट्रायल्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स। इसमें बताया गया है ओवरऑल इन द स्टार्टेड के जब मीडिया मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या रिसर्चर्स को पोर्ट्रे करते हैं तो कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। अब पोर्ट्रे का मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और पोर्ट्रे का मतलब अगर मैं बताऊंगा तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर बहुत सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस। मतलब ये कि अगर प्रैक्टिशनर्स, एजुकेटर्स या सोशल और बिहेवियरल रिसर्चर्स रेलिवेंट और सही इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने लाते हैं तो इससे ना सोसाइटी का फ़ायदा होता है। इससे सोसाइटी का फ़ायदा होता है। नंबर टू पे ये इंफॉर्मेशन से जो है ना लोगों की मदद करती है और इन्हें ना मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में सही इल्म जो है वो प्रोवाइड होता है। नंबर थ्री पे है मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस। मतलब ये कि लेकिन ना कुछ वक्त ऐसे भी होता है कि कुछ लोग ना गलत इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं और यहाँ फिर ना मीडिया ने जो कंटेंट दिया होता है या मीडिया में जो कंटेंट होता है वो सही नहीं होता। और ये गलत इन्फॉर्मेशन अक्सर ना जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोड्यूसर्स के एडिटिंग्स या अपने तरीके से काम करने की वजह से होती है। अगर इंटरव्यूज या कंटेंट को एडिट किया जाए या प्रोड्यूसर्स अपने ओपिनियंस डाल दे तो फैक्ट्स गलत हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर जो फोर पे पॉइंट है अनइंटेंशनल मिस गाइडेंस। मतलब ये कि नाजायज़ रास्ता दिखाना। कई बार ना मीडिया को ना जानने में गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है जब वो किसी इंटरव्यू को एडिट करते हैं ना या इसमें अपने ओपिनियंस डालते हैं। ऐसे में ना जो डाटा दिखाया जाता है मीडिया की तरफ से वो गलत इंटरप्रेट हो सकता है और इससे कन्फ्यूजन्स पैदा हो सकती है। और लास्ट में जो पॉइंट है
इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन के नाम से, मतलब कि झूठ फैलाना। कभी कभी ना ऑथर्स, मतलब कि जो किताबें लिखते हैं, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, अपनी बुक्स को ना ज़्यादा बेचने के लिए ना जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं। और इनका गोल सिर्फ ज़्यादा बुक्स बेचना होता है, इसलिए वो फैक्ट्स को ना डिस्टोर्ट कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, और ये अनएथिकल होता है। आगे है डिक्शनरीज ऑफ साइकोथेरेपेटिक डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च कॉन्सेप्ट। इसमें आपको बताया गया है इन द स्टार्टेड ओवरऑल के अगर मीडिया थेरेपी या रिसर्च के बारे में रिपोर्ट करती है तो ना कभी कभी चीज़ें डिस्टोर्ट हो जाती हैं या गलत गलत पोर्ट्रे की जाती है। नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो है मीजर प्रेजेंटेशंस ऑफ सक्सेसफुल थेरेपी। तो इसमें ओवरऑल यही बताया गया है। अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक बताऊं तो कई दफ़ा ना मीडिया में जो सक्सेसफुल थेरेपी दिखाई जाती है ना वो सच में ना थेरेपी का असली प्रोसेस नहीं होता। मीडिया अक्सर ट्रॉमा या इमोशनल ब्रेक थ्रू को ड्रामाटाइज करती है, जो कि असली थेरेपी के प्रोसेस से काफ़ी डिफरेंट होती है। मीडिया का फोकस अक्सर इतना सेंसेशन होता है कि वो ना असली प्रोसेस को ना डिस्टोर्ट कर देती है। ओके, आगे आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट को लेकर कि अगर मीडिया एक थेरेपी सेशन दिखा रही है जिसमें ना किसी 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 का ना इमोशनल ब्रेक थ्रू हो गया है, तो वो ना मीडिया क्या करेगा, दिखाने का तरीका सच्चाई से काफ़ी अलग भी दिखा सकती है मीडिया। थेरेपी का असली प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल और डिटेल वाला होता है, जो मीडिया में सिंप्लीफाई करके दिखाया जाता है। नंबर 2 पे पॉइंट है सिलेक्शंस ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन कंट्रोवर्जरी। ये इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट होना चाहिए था, यहाँ से लेके मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, जब जर्नलिस्ट रिसर्च को रिपोर्ट करते हैं ना तो वो अक्सर ना उस रिसर्च को चुनते हैं या सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा कंट्रोवर्जल हो या जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे। ऐसी रिसर्च जो साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, इनको इग्नोर कर दिया जाता है और इससे लोगों को ना लगता है कि वो रिसर्च ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब कि हकाइक वाली है, जबकि वो असल में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर एक रिसर्च में एक छोटी सी फाइंडिंग होती है जो कंट्रोवर्जल है, तो वो मीडिया में ना हाईलाइट की जाती है, जबकि बहुत बड़ी और क्रेडिबल रिसर्च को ना इग्नोर कर दिया जाता है। नंबर 3 पे, मतलब कि लास्ट में जो पॉइंट है वो है आइसोलेटेड फाइंडिंग्स दैट सीम बिगर देन दे आर। ओके, तो इसमें मैं इस हवाले से कुछ इस तरह से बता सकता हूँ आप स्टूडेंट्स को कि कभी कभी मीडिया में ना छोटी फाइंडिंग्स को ना इतना बड़ा बनाकर दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगती है। अगर कोई रिसर्च में छोटी सी फाइंडिंग्स हो तो मीडिया इसको ना एग्जीजरेट कर सकती है, जिससे लोग समझते हैं कि कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर एक छोटी सी फाइंडिंग मिलती है रिसर्च में, तो जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप पर रिसर्च के दौरान होती है, तो मीडिया इसको ना बहुत बड़ा इशू बनाकर दिखाती है कि जबकि वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ होती है जो ग्लोबल स्केल्स पर अप्लाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर एक रिसर्च की है या रिसर्चर ने कि सपोज़ कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रिसर्च का कंटेंट बता देता हूँ क्योंकि ये सीक्रेट रिसर्च थी और मैंने आर्टिकल पढ़ा था। रिसर्च ये थी कि पोर्नोग्राफी क्यों फैल रही है। तो मीडिया ने हाईलाइट, मतलब कि वो फिर आर्टिकल्स जब पब्लिश हुआ था तो फिर काफ़ी मीडिया में हाईलाइट हुआ तकरीबन 2016 में कि पोर्नोग्राफी इसलिए फैल रही है क्योंकि जो है वो इंटरनेट ज़्यादा फैलना शुरू हो गया या इंटरनेट जो है वो ज़्यादा एडवांस हो गया इस वजह से। और ये यहाँ तक कि जो लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, मीडिया ने वो तो नहीं बताई, लेकिन इसको मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया था। इंट्रैक्शंस विद मास मीडिया में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जब साइकोलॉजिस्ट टेलीविजन, रेडियो शोज, आर्टिकल्स या एडवाइस कॉलम्स में अपीयर करते हैं ना, तो यहाँ जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू देते हैं, तो कई
एथिकल और प्रोफेशनल इश्यूज से सामने आ सकते हैं। इन चीज़ों को ना समझना ज़रूरी होता है। कौन कौन सी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है? नंबर 1 पे है इंटरव्यूज़ विद रिपोर्टर्स। जब रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मतलब ये कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ना ध्यान में रखनी चाहिए। अब कौन कौन सी है चीज़ें? नंबर 1 पे है कंट्रोल ऑफ जर्नलिस्ट। मतलब ये कि जर्नलिस्ट के पास ये कंट्रोल होता है कि जो आप कह रहे हैं वो पब्लिक तक कैसे पहुंचता है, और आपके इंटरव्यू के जो पार्ट सेलेक्ट करते हैं वो भी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स करते हैं, और इसमें कुछ अल्ट्रेशंस होती है जो इनकी मीडिया नीड्स के मुताबिक होती है। नंबर नंबर जो है वो नंबर 2 पे पॉइंट है अल्ट्रेशंस और साउंड बाइट नीड्स के नाम से है। तो अल्ट्रेशंस या साउंड बाइट नीड्स में ये होता है कि जर्नलिस्ट इंटरव्यू को ना छोटे छोटे सेगमेंट्स में ना ब्रेक करते हैं, मतलब कि तोड़ते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिसमें इन्हें ना साउंड बाइट मीडिया के लिए ना छोटी और कैची बातें चाहिए होती हैं। मतलब कि मीडिया जो है वो या लोग जो हैं वो उन छोटी बातों से अट्रैक्ट हों, और ये इनवाइटेबल है और आपका मैसेज थोड़ा थोड़ा सा ना डिस्टॉर्ट हो सकता है। ओके। अब नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो इन अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स हैं। मतलब ये कि कभी कभी ना अगर आपने कुछ गलत या इन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया तो आपको ना जर्नलिस्ट के साथ इसके लिए अकाउंटेबल भी होना पड़ सकता है। मतलब कि अक्सर क्या होता है कि जर्नलिस्ट जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो झाड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, तो आपने क्या किया, आप उसको आप ही कसूरवार हैं। आपको जब आप थेरेपी दे देते तो जाहिर सा पता है आपसे मिस्टेक हुई, फलान टीन इस तरह शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ना आपको इंटरव्यू देने से पहले कुछ सवालात जर्नलिस्ट से कर लेने चाहिए मिस्टर तमाम स्टूडेंट्स। ओके, जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और लास्ट में जो पॉइंट है मतलब कि ओवरऑल जेन्युइन कंट्रीब्यूशंस के हवाले से है। मतलब कि ये जो है ना मैंने इन अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स को लेकर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बता दिया है, लेकिन लास्ट में जो पॉइंट है वो है जेन्युइन कंट्रीब्यूशंस है। मतलब ये कि अगर स्टोरी सही ही तरीके से या अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो तो वो पब्लिक की समझ में ना हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात को ना सही तरीके से मीडिया तक पहुँचाएँ। गेस्ट अपीयरेंस में दो तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब गेस्ट अपीयरेंस में ये होता है कि अगर आप गेस्ट बन के कहीं पे गए हो तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना अक्सर टीवी या रेडियो से शोज़ पर ना लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, मतलब कि एज अ गेस्ट फॉर्म में। और ये जो फॉर्मेट बहुत पॉजिटिव और एजुकेशनल इंटरचेंज भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कुछ मुश्किलात भी हो सकती हैं अगर आप गेस्ट बनकर या जाते हैं कहीं पे लाइव टीवी शोज में। सबसे पहले है कट ऑफ हो जाना। मतलब ये कि अक्सर अक्सर ना होता है कि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाते और बीच में ही आपको कट ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा पर रुके 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 मेरी बात सुने। अक्सर जो जर्नलिस्ट होता है वो इस तरह आपको कट ऑफ कर देता है जब आप डिस्कशंस कर रहे होते हैं लाइव टीवी शो में। नंबर 2 पे पॉइंट है इनकरेक्ट रेफरेंस। मतलब ये कि आपको ना गलत तरीके से रेफ़र किया जा सकता है, जैसे कि ये तो पागलों के डॉक्टर होते हैं, ये तो ये करते हैं, ये वो करते हैं, ठीक है। तो गलत तरीके से रेफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आपको साइकियाट्रिस्ट बुला दिया जाता है, मतलब कि आप तो अच्छा ये आप साइकोलॉजिस्ट हैं, सॉरी आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं और ये बताएं कि ये मतलब कि पागलों के डॉक्टर होते हैं साइकियाट्रिस्ट, और नहीं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट एक ही होते हैं। तो इस तरह गलत तरीके से आपको ना इनकरेक्ट रेफरेंस कर दिया जाता है और ये कन्फ्यूजन्स वाला भी हो सकता है। पॉपुलर पब्लिकेशंस क्रिएटेड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। ओवरऑल इसमें ना फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो थोड़ा सा मिस मैच है, मतलब कि मैं कवर अप करूँगा क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई है ग्रामरली तौर पर। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने ना जो बुक्स लिखी होती है ना, इनमें ना ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स से सॉल्व करने के लिए ना इंस्ट्रक्शंस और सॉल्विंग या सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो ये बुक्स सॉल्व नहीं कर पाती। अब कौन कौन से इश्यूज हैं? नंबर 1 पे जो है वो सेल्फ हेल्प बुक टाइप के इश्यूज होते हैं।
मतलब ये कि सेल्फ हेल्प बुक्स में ना जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना, इनमें ना ये नहीं बताया जाता कि अगर आप किसी इंस्ट्रक्शंस को गलत समझ बात बैठे हैं या उस प्रोसेस को फॉलो कर बैठे हैं या फॉलो करते हैं, करते हुए कोई मिस्टेक कर बैठे हैं, तो आपको ना किस तरह सपोर्ट मिलेगा। और नंबर 2 पे पॉइंट है लैक ऑफ स्पोर्ट्स सिस्टम है, लैक ऑफ स्पोर्ट सिस्टम है। मतलब ये कि जब आप एक बुक पढ़ कर अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको ना सपोर्ट सिस्टम की कमी महसूस हो जाती है, जो आपको गलतियों को ठीक कर सके या आपको समझ जाने में या समझने में मदद दे सके। सोशली रिस्पॉन्सिबल पब्लिक एक्ट्स में ओवरऑल यह बताया गया है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज का सामना कर रहे लोग अक्सर ना डिस्क्रिमिनेशंस का शिकार होते हैं और इन्हें ना ज़रूरी सर्विसेज तक पहुंचने में मुश्किल होती है। इसके बावजूद ऐसे इंडिविजुअल्स को ना समझने और इनकी मदद करने की ज़रूरत भी होती है। किस टाइप की मदद? मतलब ये कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का स्टिग्मा जो है वो कनेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने कभी साइक्रेटिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया हो, तो लोग ना उससे डरते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं उस पर्सन से और स्टीरियोटाइप करते हैं, और ये ना इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर देते हैं और इनको ना समझने में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, माशरे में एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलती है ओवरऑल। एडवोकेटिंग फॉर दोज विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इसमें बताया गया है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ना मतलब कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लोगों के लिए ना मुनासिब सर्विसेज का डिमांड्स करें जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि नंबर 1 पे एडवोकेसी। एडवोकेसी में ये होता है कि मशावरत देना, काउंसलिंग एज अ काउंसलिंग मतलब करना। एडवोकेसी में आमतौर पर यही होता है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना मेंटली इल लोगों के लिए ना सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के लिए ना आवाज़ उठानी चाहिए, और ये प्रोफेशनल्स जनरल पब्लिक से ज़्यादा उन लोगों के लिए फेवरेबल या सेंटीमेंट्स रखते हैं जो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। और फर्दर ये है कि मिस इंफॉर्मेशंस का दूर करना। मतलब ये कि हेल्पिंग प्रोफेशनल्स का ना ये काम है कि वो हेल्पिंग प्रोफेशनल्स मेंटल हेल्थ के बारे में जो मिस इंफॉर्मेशंस है उसको दूर करें। इसमें ना पब्लिक एजुकेशन मेंटल हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को प्रमोट करना है और इमोशनल डिसेबल लोगों के नेगेटिव पोर्ट्रायल्स को मॉनिटर करना शामिल है। आगे है पब्लिक डिस्क्लोजर्स एट अ रिस्क टू वन सेल्फ। इसमें ओवरऑल आपको बताया गया कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना कुछ ऐसी मुश्किल से चॉइस का सामना भी जो है वो करना पड़ जाता है जब वो देखते हैं कि कोई अनलॉफुल या मतलब कि गैर कानूनी या इमोरल काम हो रहा है, मतलब कि गैर कानूनी काम हो रहा है, तो गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन इनके पास ना उस सिचुएशंस में ना इंटरव्यू करने की कैपेसिटी नहीं होती। इसलिए जो डिसीजंस लेने होते हैं ना वो एथिकल कोड्स के मुताबिक होते हैं जो कंज्यूमर्स की वेल बींग को इंश्योर करते हैं। नंबर 1 पे कौन सा जो है वो एथिकल कोड को के मुताबिक जो है वो करना पड़ता है। रिगेट ऑफ साइलेंस जो है वो वेल बींग को इंश्योर करने के हवाले से होता है। कभी कभी जब आप अपनी खामोशी की वजह से रिगेट महसूस करते हैं ना, तो ये भी ना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको किसी सिचुएशंस में स्पीक आउट करना है या नहीं करना। ओवरऑल कंक्लूजन, अच्छा इसमें ना पब्लिक के डिस्क्लोजर्स एट अ रिस्क टू वन सेल्फ के हवाले से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ ताकि ना आप इजीली समझ सकें। अगर आपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से कोई, मिसाल के तौर पर अगर आपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से कोई गलत स्टेटमेंट दी है और वो पब्लिक में फैल चुकी है, तो उस इससे क्या हुआ कि आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशंस को नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपको किसी जर्नलिस्ट से इंटरव्यू देना हो तो आपको अपनी बात ना सही तरीके से रखनी चाहिए, और किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना या नहीं, ये जो सोच है ना, ये सोच समझ कर ही डिसाइड करना ज़रूरी होता है।
ओवरऑल इस पूरे लेसन का मैं कंक्लूजन बता देता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली समझ सकें कि जब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मीडिया के ज़रिए अपनी सर्विसेज या नॉलेज को शेयर करते हैं ना, तो इन्हें ना कई एथिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अपने कंटेंट को रिस्पॉन्सिबली शेयर करने होता है और अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए अपनी ऑडियंस तक ना सही और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती हैं। अगर ऐसी किसी भी एथिकल इश्यूज़ को इग्नोर किया जाए तो इससे पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान हो सकता है और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का इमेज भी ख़तरे में आ सकता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना जब मीडिया के ज़रिए अपनी बातें पब्लिक तक पहुंचानी होती हैं ना, तो इन्हें ना एथिकल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को ना जो है वो समझना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना सिर्फ इनका अपना इमेज प्रोटेक्ट होता है बल्कि ना वो सोसाइटी को भी अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को किसी तरह से हैंडल किया जाए। अगर ये बाउंड्री से क्रॉस की जाए तो इससे पब्लिक में ना कन्फ्यूजन्स और मिसट्रस्ट भी हो सकता है ओवरऑल। तो ये था आपका लेसन नंबर 28 जो है PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी के हवाले से। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। और मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। अगर आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का एज अ स्टूडेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वेबसाइट विज़िट करें। और हैंडआउट्स में जैसे कि वाज़ेह तौर पर हमारी वेबसाइट का जो है वो लिंक बैकग्राउंड की सूरत में बैकग्राउंड में एज अ वाटर मार्क की सूरत में पूरा जो है वेबसाइट का नाम जो है वो दर्ज है www.psychologistcommunity.com। विज़िट करने के बाद आप एज अ स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह मेंबर जो है वो आप मेंबरशिप मिल जाएगी। फर्दर ये है कि अगर आप टीम मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर ACP BCP या डिज़ास्टर मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कोर्स क्राइसिस इंटरवेंशन कोर्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से करना पड़ेगा। ओवरऑल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 29 में PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी के लेसन नंबर 29 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।